तो एक सवाल, भारत सरकार को चलाता कौन है? सुनने में तो यह सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की जड़ तक ले जाता है। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं, पता लगाते हैं कि जो पावर कागज पर लिखी है और जो असल में इस्तेमाल होती है, उसमें क्या फर्क है। सबसे पहले चलिए इस शब्द को समझते हैं, संघ कार्यपालिका या यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये सरकार का इंजन है। इसका काम क्या है? संसद जो कानून बनाती है उसे पूरे देश में लागू करवाना। और हमारे संविधान के हिसाब से इस इंजन के 3 सबसे जरूरी पुर्जे हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अपनी पूरी मंत्रिपरिषद के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ऊंचे पद से, यानी राष्ट्रपति से। आर्टिकल 52 कहता है कि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्र प्रमुख, मतलब हेड ऑफ स्टेट हैं। वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और यही कहानी में आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। देखिए, आर्टिकल 53 कहता है कि सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, वो इन शक्तियों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उन्हें हमेशा प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। अच्छा, राष्ट्रपति का पद इतना सिक्योर है, इतना मजबूत है कि उन्हें हटाने का जो प्रोसेस है वो हमारे संविधान के सबसे मुश्किल प्रोसेस में से एक है, और इसका जिक्र मिलता है आर्टिकल 61 में। इस प्रोसेस को कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट। और ये इतना ज्यादा मुश्किल है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका है। सोचिए, ये इस पद की स्टेबिलिटी को दिखाता है। अब राष्ट्रपति के पास एक और बहुत बड़ी पावर है, एक ऐसी पावर जो उन्हें जुडिशियल सिस्टम में भी एक अहम रोल देती है, और ये पावर आती है आर्टिकल 72 से। ये है क्षमादान की शक्ति या पार्डनिंग पावर। मतलब राष्ट्रपति किसी भी दोषी के सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, यहां तक कि मौत की सजा को भी उम्र कैद में बदल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। इनका रोल बहुत ही खास है और एकदम क्लियर कट है, और ये सीधे सीधे हमारी संसद के कामकाज से जुड़ा हुआ है। अब इनका रोल समझने के लिए एक शब्द समझना जरूरी है, पदेन या एक्स ऑफिशियो। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जो भी इंसान भारत का उपराष्ट्रपति बनता है वो ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप ही, राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाता है, बस उपराष्ट्रपति होने की वजह से। तब सवाल ये उठता है कि अगर राष्ट्रपति सिर्फ नाम के प्रमुख हैं तो असली पावर, रियल पावर किसके पास है? और यहीं कहानी में एंट्री होती है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की। असल में यही है सरकार के असली बॉस। इसके लिए हमें देखना होगा आर्टिकल 74, जो शायद इस पूरे सिस्टम की सबसे जरूरी चाबी है। ये साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति की मदद और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके हेड प्रधानमंत्री होंगे। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही पड़ेगी। ये मस्ट है, मैं नहीं। सलाह बाइंडिंग है। तो अब देखिए, पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ है हमारे राष्ट्रपति, जो देश के नॉमिनल हेड हैं, मतलब नाम मात्र के प्रमुख, और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री, जो सरकार के रियल हेड हैं, वास्तविक प्रमुख, जो सारे के सारे असली फैसले लेते हैं। तो फिर अगला सवाल मन में आता है कि अगर सारी असली पावर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास है, तो क्या इस पावर पे कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई कंट्रोल है? बिल्कुल है, और हमारे लोकतंत्र में इसका एक बहुत ही शानदार सिस्टम है। इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 75 में। यह आर्टिकल कहता है कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद कलेक्टिवली, यानी एक साथ, लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी। लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी, इसका असल मतलब क्या है? सच कहूं तो यही हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की आत्मा है। इसका मतलब यह है कि सरकार एक टीम है, सारे मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। अगर लोकसभा में, जो कि जनता का सदन है, किसी एक मंत्री के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं बल्कि पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। सीधी सी बात है, सरकार तभी तक है जब तक लोकसभा में बहुमत उसके साथ है। तो आज की पूरी बातचीत का सार क्या है? यही
कि भारत की कार्यपालिका में एक तरफ राष्ट्रपति हैं, जो हमारे नॉमिनल हेड हैं, देश का चेहरा हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं, जो रियल हेड हैं, असली फैसले लेते हैं। लेकिन उनकी ये पावर जनता के चुने हुए सदन यानी लोकसभा के भरोसे पर टिकी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, एक ऐसे सिस्टम में जहां एक हेड ऑफ स्टेट है और दूसरा हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो जनता के प्रति जो असली जवाबदेही है वो आखिर किसके पास है? सोचिएगा जरूर।